back to my channel. My name is Prachi Sharma, and this series that you're watching right now, this is for ISC 11th grade chemistry. If you're new to this channel, this series is entirely dedicated for ISC students who are struggling with chemistry, and specifically 11th grade series is going on. And this is a part of the first chapter, that is some basic concepts of chemistry. We do not waste any time on this channel. We directly get into the video. We study throughout the time and we try to make most of the time that you're spending on this channel. So without wasting any time, let's get started. Alright students, so let's get started with today's concept. The concept that we are working on today is limiting reagent. So first we'll try to understand this with the help of an example. Okay. So let us assume that you have two people. Let's say one of them is Mr. Raj and another person is, let's say, Mr. Taj. Now what is happening is these two kids need to go for shopping. Okay, so let me write that a positive sign in center. These two are friends and they both have to go out for shopping, right? अब क्या हुआ कि मिस्टर राज के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको पैसे दिए. अब उन्होंने उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए. दैट मीन्स लेट्स से कि अगर उन्हें नॉर्मली मॉल में शॉपिंग करने जाना था, राज के पेरेंट्स ने उसे दिए 40,000 रुपीज. सो कितने दिए? 40,000 रुपीज. वेयर एज जो ताज है, ताज के पेरेंट्स ने बोला नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, हम आपको देंगे 10,000 रुपीज. ठीक है, तो ताज के पेरेंट्स ने उसको शॉपिंग के लिए दिए 10,000 रुपीज. अब क्या पॉइंट है यहाँ पे, अब इन दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब तेरे पास 10,000 है, मेरे पास 40,000 है, वी विल शॉप अंटिल मिस्टर ताज के पैसे ना खत्म हो जाए. ठीक है, और जैसे ही 10,000 रुपए ताज के खत्म हो जाएंगे, दैट इज व्हेन हम शॉपिंग रोक देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस केस में क्या हुआ कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इज शॉपिंग. Now understand this. So till what point are they shopping? They are shopping until 10,000 रुपए खत्म ना हो जाए. तो 10,000 रुपए हमारे क्या हुए? 10,000 रुपए हुए हमारे लिमिटिंग रिएजेंट. कोई भी एक ऐसी चीज जो एंटायर प्रोसेस को स्टॉपेज लगा सके इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई आप दो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट ज्यादा है, एक प्रोडक्ट कम है, जब तक कम प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन चलता रहेगा. और जैसे ही आपका प्रोडक्ट के जो छोटा प्रोडक्ट है, कम प्रोडक्ट है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. सो जो भी आपका कम प्रोडक्ट होता है, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. और जो आपका ज्यादा प्रोडक्ट है, विच इज डायरेक्टली इंक्लाइंड और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट. अब इसी बात को हम रेगुलर टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास एक x है और एक y है, दोनों का रिएक्शन हुआ और x y बना. अब आपको क्वेश्चन आया कि कितना x y बना, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है जो बनी है. सो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो प्रोडक्ट बनना डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कितना है. ठीक है, why? Because limiting reagent will go through the reaction only till the point that it has validity, it has the content available. As soon as it is exhausted, the reaction will stop, the production of your product will stop. So that is the reason manufacture or the production of the product is directly dependent on the limiting reagent. Students, all this, the entire topic is very important. Please आप ध्यान से सुनिए हर चीज और ध्यान से नोट्स बनाइए. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स से आपको x और y में गिवन है, दे हैव गिवन कि x के यू हैव 10 मोल्स, y के यू हैव 2 मोल्स. सो व्हाट इज द क्वांटिटी फॉर xy, राइट? नाउ इन दिस केस अगर आप समझें, सो व्हाट इज y इज 2 मोल्स. सो 2 मोल्स इज लेस, दैट मीन्स y इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. सो y इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. It will control the reaction. As soon as the 2 moles are exhausted or finished,
or have taken part in the reaction stops. Until that point, whatever XY is produced, that is your final product. Okay, students? And in this case, your X is your excess reagent. Now, limiting reagent decides how much product is formed. I'm gonna write that sentence for you. Limiting reagent decides how much product is formed. Now, when we have any question, the first thing that you have supposed to do is identify the limiting reagent. So every time your first step would be identify the limiting reagent. Now I'll be writing LR as limiting reagent. The second is other reagent is called access reagent. You'll have to write that in the question. Now, what is the note? Note is that limiting reagent decides the amount of product formed. Okay, understood the students? Understood this part? Now, how do we identify the limiting reagent? We'll work on that. So, let's see. Let me write that first. Identify the limiting reagent. Now, when we talk about limiting reagent and you have different questions, so question में आपको क्या given है, उसके basis पे आप limiting reagent को decide करेंगे या फिर identify करेंगे, ठीक है? Now, question में आपको वो क्या क्या दे सकते हैं? The first thing would be moles. आपको moles given हो सकते हैं कि x के 2 moles हैं, y के 10 moles हैं, and xy के कितनी होंगी, like the product की quantity कितनी होगी. So that is one way. Moles दे सकते हैं. They can give you volume. They can also give you weight in grams or kg. They can give that. They can also give you atoms. They can give you molecules. And they can also give you M times V. That means molarity times volume. They can also give you that MV. Okay. Now, let's talk about it. So, what happens is, if we talk about moles, so if your moles are less, that particular compound will be the limiting reagent. ठीक है? If your volume is less, that will be limiting reagent. If your atoms are less, that will be limiting reagent. If your molecules are less, that will be reagent. And if your MV, now let's see. I did not talk about weight in grams and MV. ये दो चीजें रह गई. इसके अलावा जो कुछ भी है जिसके अमाउंट कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. नाउ दीज टू थिंग्स, अब इनके ऊपर क्या है, इन दोनों का डिफरेंट है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी आता है, दैट मीन्स टॉप वन एंड द बॉटम वन, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करेंगे. आप इसकी क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. यू विल वर्क ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स, or you can say convert it into moles. And moles का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है weight in grams divided by molecular weight. So if these two information, any one of these is given in the question, first find the number of moles. जब आपके number of moles आ गए हैं, then you go back to the first type, that is अगर moles कम है तो वो आपका limiting reagent है. ठीक है? And don't worry about it, I will tell you exactly how to solve these questions. So first thing, if we talk about MV, so MV में क्या होगा? M हो गया आपका molarity, V हो गया आपका वॉल्यूम. सो इस केस में क्या होगा? लेट से आपको रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, और इसका दिया है MV और इसका दिया है MV. So the first thing you will do is you will find out the number of moles for that. Okay students, I hope that makes sense. All right students, let's try out an example. Okay, बहुत ध्यान से सुनना because that will help you कि आप questions कैसे try करेंगे.
सो लेट्स से कि आपको एक इक्वेशन दी है दैट इज 2x प्लस 3y एंड कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, राइट? एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? दे हैव गिवन दैट जो x है you have 5 moles of that, जो y है that has 10 moles. Okay, now first thing is you have to make sure that your equations are balanced. The stoichiometric coefficients are very important. What are they? In this case that is 2 and 3. So 2 and 3 are important. Now let's see another thing. Now please listen very carefully. If the question has given you in moles 5 moles and 10 moles, उन्होंने moles में आपको वैल्यू दी है, this means that जो आपका 2 and 3 है आप इन्हें मोल्स ही कंसिडर करेंगे. आप बोलेंगे कि 2 मोल्स ऑफ x है और 3 मोल्स ऑफ y है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, तब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली इफ अगर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं एटम्स 5 एटम्स एंड 10 एटम्स, अगर ये दिया होता तो 2 and 3 को, दैट इज योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इसको 2 and 3 को आप एटम्स ही कंसिडर करते. आप बोलते कि 2 एटम्स है एंड 3 एटम्स है. ओके, सेम थिंग विद मॉलिक्यूल्स, सेम थिंग विद वॉल्यूम. दैट मीन्स अगर लीटर्स में दे रखा है, सो लेट मी गिव दैट यू इन राइटिंग. सो इफ यू हैव मोल्स, atoms, molecules, volume, in these cases you will consider the stoichiometric coefficient with the same unit. 2 है तो 2 mole, अगर atom है तो 2 atom, molecule है तो 2 molecule, and similarly with volume. But if they have given you anything in grams or kg, या फिर आपका mv वाला कॉन्सेप्ट है that we discussed, अगर मोलारिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में से कुछ भी है तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन आप 2 and 3 को मोल्स में ले लेंगे. ठीक है, सो देयर इज अ एक्सेप्शन हियर, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट. अगर आपको ग्राम्स और केजी दैट मींस वेट में दिया है या एमवी फॉर्म में दिया है, इन दैट केस यू विल फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए तो आप उसी को 2 और 3 को मोल्स में ही लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस मेक सेंस. नाउ लेट्स ट्राई आउट अ क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ दे से कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन AA प्लस BB. सो इसमें हमारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले आप उन्हें मार्क करिए. A है, B है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d. ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो गए. ठीक है, now consider the following reaction. Which of the following statements is wrong? Okay, so अगर हमें A liters में दिया है, so if they are saying A liters of A reacts with B liters of B, दोनों liters में है, all good. A mole of A reacts with B moles of B, that means moles और moles में reaction हो रहा है. ठीक है, next is A molecules of A react with B molecules of B, दोनों molecules में है, सही चल रहा है. Last one, A grams of A react with B grams of B. So जब भी weight होता है, weight में we do not consider stoichiometric coefficients in grams और kg. हम consider नहीं करते, हम पहले उन्हें moles में convert करते हैं, फिर stoichiometric coefficient को हम moles में ही लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा. सो आई शुड हैव नॉट मार्क्ड इट लाइक दिस. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि A grams of A reacts with B grams of B is a wrong statement, क्योंकि हम वेट को stoichiometric coefficient से कनेक्ट नहीं करते. Now one important thing is, let me teach you a small trick. Okay, let's see, I have space here, I'll utilize this. ओके, एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक दिखाती हूँ. ये ट्रिक आप सिर्फ अपने आंसर कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे. यू विल नॉट राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन शीट. यू विल नॉट गेट मार्क्स इफ यू राइट दिस ट्रिक. दिस ट्रिक इज ओनली फॉर यू टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनर. जब आप स्कूल के लिए एग्जाम शीट्स लिखेंगे, आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे. वो मैं सिखाऊंगी कैसे करेंगे, बट सबसे पहले आप अपने लिए ये आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या.
कौन सा वाला है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन. सो यू हैव x प्लस y विच इज गिविंग यू सम प्रोडक्ट, एंड ये 3y ले लेते हैं. सो यू हैव x प्लस 3y विच इज गिविंग यू सम प्रोडक्ट. नाउ what else is given to you? Given information में they have given you 20 moles and 30 moles. Okay students, so what is happening in this case? Now let's see, let's look at the stoichiometric coefficients. X का 1 है, y का 3 है, that is right. Now how did we used to solve questions by in the last grade, that is your 10th grade? हम numericals कैसे solve करते थे? We would say कि 1, so let's say this is, we are considering moles only, so we will say 1 mole of x reacts with 3 moles of y. Make sense students? So this is what you will be solving like. ये आपका standard formation है जो आपको detail में कैसे करना है I will teach you. This is how you will be able to identify the limiting reagent. Now let's look at it. Let's look at the shortcut trick. So trick, अब ट्रिक में क्या होगा, आपको क्या करना है, लेट्स से यू हैव रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 दे रखा है, ठीक है, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है. सो आप क्या करेंगे, सो लेट्स से आपको इनमें क्या क्या दे रखा है, या तो मोल्स में दे रखा हो, या वॉल्यूम में दे रखा हो, या एटम में दे रखा हो, या मॉलिक्यूल्स में दे रखा हो. आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपकी ट्रिक सेम रहेगी. इसमें से जिसमें भी दे रखा है डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, दोनों में से जो कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. लेट्स ट्राई दिस विद एन एग्जांपल. आपको ट्रिक समझ में आएगी, ट्रिक में करना ये है. लेट्स अप्लाई दिस ऑन द एग्जांपल. सो अब एग्जांपल में क्या है, हमारा 1x है, 3y है, राइट. इसमें हमारे कितने मोल्स दे रखे हैं, 20 मोल्स दे रखे हैं. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. सो 20 अपॉन 1 कितना हुआ, 20. वही हम y के लिए करेंगे. y का कितना दे रखा है हमें, 30 मोल्स. सो 30 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, सो ये हो गया 10. सो कम कौन सा हुआ, 10 हुआ. तो y आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1x प्लस 3y से आपका प्रोडक्ट बन रहा था. आपको दे रखा था 20 मोल्स x के, 30 मोल्स y के. अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है ट्रिक की हेल्प से. डिटेल वाला सिखाया जाएगा बाद में, थोड़ा सा रुकिए. अभी पहले आप ट्रिक से आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा. सो क्या होगा, जो भी उन्होंने दे रखा है, मोल्स, वॉल्यूम, एटम, जो भी दे रखा है, that particular value divided by the stoichiometric coefficient of that reactant. So अगर 20 दे रखा है 20 by 1, 30 दे रखा है 30 by 3. So आप ऐसे करते चलेंगे. जिसकी वैल्यू भी सबसे कम आएगी, और मैं कौन सी वैल्यू की बात कर रही हूँ, ये वाली वैल्यू की, जिसकी वैल्यू कम आएगी दोनों में से, that will be your limiting reagent. ठीक है स्टूडेंट्स, let's properly take a note of this trick so that you don't forget it, because अभी तो I was just explaining. Now take a proper note of the trick. So let me zoom in and let me start writing. So trick is for, let me write that, identify limiting reagent. ठीक है, now let's write it. So atom or molecules or moles or volume, अगर इसमें से कुछ भी दे रखा है, divided by the stoichiometric coefficient. Okay, this is your trick. जो भी कम आएगा वो आपका limiting reagent होगा. Now what is the exception in this case? This trick won't work on grams or kg or mv. इन concepts पे ये trick काम नहीं करेगी. Now students, I'm writing one example. Quickly try this trick and see if it makes sense to you. So let's look at an example. So example is 4p plus 3q is giving you a product. You can pause right here and quickly try the trick, apply the trick here. So the given part for you would be 40 liters for p and 60 liters for q.
You have to quickly tell me what is the limiting reagent. You can comment that in the comment box also. So let me work with you on this trick. So when I apply this trick, so this will be 40 over 4, because 40 is what? 40 is what is given to you, divided by the stoichiometric coefficient of that particular reactant. And you do the same thing for the next one. So this becomes 10, and this is for P. And you do the same thing for Q. So this would be 60 over 3, that would be 20. So what is the answer? The answer will be P, which is the limiting reagent in this case. So P is the limiting reagent. Okay students, I hope this much makes sense to you so far. Now before we move forward, we'll quickly take a recap of what we have done so far. Okay, बहुत fast एक recap करते हैं. So the first thing would be, एक example से start करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि अगर हमें एक equation दी है, for example हमें equation दी है 2x plus 3y and it is making some product. अगर जो given है that can be in moles, moles में दिया हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में दिया हो सकता है, एटम्स में दिया हो सकता है, वॉल्यूम में दिया हो सकता है. अगर इसमें से कुछ भी है तो आपके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्टली वैसे ही कंसीडर किए जाते हैं. वेयर इज इट डिफरेंट? इट इज डिफरेंट इफ द वेट इज गिवन. सो वेट इन ग्राम्स और केजी या फिर एमवी दे रखा है. अगर इनमें से कुछ है, इन दोनों केसेस में यू विल फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. अब आप कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, दैट इज वेट इन ग्राम्स, सो उसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इक्वल्स वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. अगर आप सेकेंड केस की बात करें, सो दैट विल बी n इक्वल्स m टाइम्स v बाय 1000. सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हमारी ट्रिक क्या थी? लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दैट. ट्रिक थी हमारी, एंड प्लीज रिमेंबर ट्रिक आंसर शीट में नहीं लिखनी है, रफ में भी नहीं लिखनी है, कहीं नहीं लिखनी है. साइड में थोड़ा सा अगर करते हो तो प्लीज रब इट आउट. ठीक है, ट्रिक कहीं मेंशन नहीं करनी है. द टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स फॉर इट. सो अब हमारी ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी कि जो कुछ भी आपको दे रखा है, मोल्स या वॉल्यूम XYZ, जो कुछ आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. जो भी कम आएगा सारे रिएक्टेंट्स में से, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस मेक सेंस. नाउ लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, दीज आर वेरी लेंथी क्वेश्चंस. स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया. अब हाउ डू यू राइट इट इन द एग्जाम कि आपके कोई मार्क्स ना कट आउट हो. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पोर्शन स्टूडेंट्स. ओके, take a minute, pause the video. If you want to take a quick break for a minute, you can do that and then continue. Okay, now let's get started. Let's read the numerical first. The question says 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia gas. Calculate the ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. Okay students, if you look at the reaction, सबसे पहले हम reaction लिखेंगे. जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे हम सबसे पहले reaction लिखेंगे. So reaction लिखना बहुत आसान होगा, because this you have done in the last 10th grade also. This is Haber's process. So ये reaction है 2NH3, very popular equation. Okay, so nitrogen plus hydrogen giving you ammonia. Now what else is given to you? Let's write that. So given is कि नाइट्रोजन हमारा 50 kg है, हाइड्रोजन हमारा 10 kg है, और हमें अमोनिया आइडेंटिफाई करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? जो चीजें हैं पहले उन्हें लिख लीजिए. उसके बाद समझिए कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जो गिवन पार्ट था, अगर वो केजी या ग्राम्स में था, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स. सो कैसे लिखेंगे हम? मोल्स of nitrogen will be equal to what?
क्योंकि ये केजी में दे रखा है तो पहले आप इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिए, 50 टाइम्स 10 टू द पावर 3. सो वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28. डू द सेम थिंग फॉर हाइड्रोजन. 10 दे रखा है केजी में, 10 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी नॉट 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ. प्लीज कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई मत कर देना, जस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. सो H2 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, दैट विल बी 2. 3 को मल्टीप्लाई उससे नहीं करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स. अब अगर इसे मैं आगे सॉल्व करना है, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 3 को ऐसे ही रखना है एंड तक अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए. डू नॉट मल्टीप्लाई दैट, डू नॉट कैंसिल इट आउट, डू नॉट टच इट. वो ऐसे ही लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ लेट्स क्विकली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. सो 50 डिवाइड बाय 28 इज 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3. ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के. नाउ नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, 10 बाई 2 कितना हुआ? 5. 5 टाइम्स 10 टू द पावर 3. ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के. ठीक है. अब जल्दी से हम ट्रिक लगा लेते हैं अपनी. ओके. सो पहले मैं आपको ना पहले यहीं पे ट्रिक लगा के दिखा देती हूँ, नॉट इन द रफ वर्क. ओके. अब हमारी ट्रिक क्या थी? पहले तो रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं. तो रिएक्टेंट हो गया हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. कोएफिशिएंट्स कितने हो गए? इसका 1 था, इसका 3 था. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स है 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1. इस केस में क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स 5 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3. अब फर्स्ट केस में तो आपका डायरेक्टली 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3 आ गया. इन द सेकेंड केस यू विल गेट 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 3. 5 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 3. सो दोनों में कम कौन सा हुआ? हाइड्रोजन कम हुआ. सो इसका मतलब हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. इसे पूरे को मैं बॉक्स में डाल देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल सोल्यूशन. दिस इज रफ वर्क. अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है क्वेश्चन में बिना कुछ आगे सॉल्व करे कि लिमिटिंग रिएजेंट आपका हाइड्रोजन आने वाला है. ठीक है. और आपका जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस रिएजेंट होने वाला है. ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपको आंसर तो पता ही है. अब आपको इसी तरीके से इसे यूटिलाइज करना है. ठीक है. अब इसे लिख के देखते हैं कि हमें लिखना कैसे होता है एग्जाम में. नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन अगेन. सो आई एम गोना राइट दिस नाइट्रोजन प्लस ओके. सो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया. ठीक है. ये हमारी इक्वेशन आ गई. उसके अलावा उन्होंने दे रखा है हमें now number of moles. Okay, so this is 1, this is 3. So the number of moles हमारे कितने आ रहे थे? That was 1.7 times 10 to the power 3 और हाइड्रोजन के थे 5 times 10 to the power 3. ठीक है. ये हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे थे. ये हमने इन्फॉर्मेशन वापस लिख ली. अब हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है? आपको प्रॉपर सेंटेंसेस लिख के सॉल्व करना है. दैट मीन्स अब मान लो आपको पता है कि आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है. अब आप दो तरीके से कर सकते हो ये क्वेश्चन. या तो फर्स्ट मेथड में आप क्या लिखोगे? 3 moles of hydrogen reacts with 1 mole of nitrogen. ठीक है. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 5 times 10 to the power 3 moles of hydrogen reacts with 1.7 times 10 to the power 3 nitrogen. So आपको क्या मिलेगा? सॉरी, reacts with nitrogen डायरेक्टली लिखेंगे to give what? So क्या केस होगा आपका? 1/3 times 5 times 10 to the power 3. समझ में आया? आप सिंपल सॉल्व कर रहे हैं. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ने कितना दिया आपको? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया.
तो 5 टाइम्स 10 टू द पावर 3 ने आपको कितना नाइट्रोजन यूटिलाइज किया, ठीक है। तो आप इसमें यूटिलाइज यूज फाइंड आउट कर रहे हो कि आपके नाइट्रोजन यूज कितना हुआ है। सो अगर इसे क्विकली कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाए, सो ये आ रहा है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 3। ये कितना है, ये है रिक्वायर्ड, कि कितना चाहिए रिएक्शन को, और कितना गिवन है हमें, गिवन है हमें 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3। आई बात समझ में कि रिक्वायर्ड कितना है और गिवन कितना है, ये समझ में आ गया। सो ये आपका हो गया एक्सेस रिएजेंट। या तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेस रिएजेंट पता चल जाएगा आपको, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये केस है तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। या तो ये तरीका है। कई बार स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। दूसरे वाले तरीके में आप हाइड्रोजन से स्टार्ट ना करके आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली। आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। सो क्या होगा, रिएक्शन लिखते हैं 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन एंड दैट इज गिविंग यू 2 अमोनिया। सो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस में आप लिखेंगे 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3 moles of nitrogen react with hydrogen। so this कितना हाइड्रोजन, so कितना हाइड्रोजन होगा आपका, it would be 3/1 times 1.7 times 10 to the power 3, ठीक है, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसमें कितना होगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 5.1 टाइम्स 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या चीज है, ये है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि जब हमारा नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो वो इतना हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, और क्योंकि हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो इतना ही दे पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड, और आपको गिवन कितना है, 5 टाइम्स 10 टू द पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिंस द रिक्वायरमेंट थी 5.1 की, गिवन कितना था 5, सिंस द रिक्वायरमेंट is more than the given amount, therefore hydrogen is your limiting reagent, ठीक है। let me write that, since required is more than given, therefore hydrogen is the limiting reagent। स्टूडेंट समझ में आई बात, प्लीज ध्यान से समझिएगा, कहीं बीच में मिस हो जाए तो वापस स्टार्टिंग से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट वाला आइडेंटिफाई कर लिया। एक बार क्वेश्चन को यहां से रिकैप कर लेते हैं जल्दी बिफोर वी मूव ऑन विद द क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन 10 kg XYZ, ऐसे आपको इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आप गिवन कंटेंट्स लिखेंगे। अगर गिवन आपका केजी या एमवी में है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए और आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तब आप अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे, जिससे आप अपना लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करके बैठ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, आंसर तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये है, ठीक है। सो ट्रिक क्या है कि आपने जो कुछ भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे अपने रिएक्टेंट्स को, जिसका भी कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। सो वंस यू डिड दैट, अब ये रफ वर्क था। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपने पहला पार्ट किया, उसके बाद आप डायरेक्टली लास्ट पार्ट पे आएंगे। अब ये वाला जो फर्स्ट मेथड है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट प्रेफर इट,
सो मैं आपको डायरेक्टली सेकेंड टाइप से स्टार्ट करती हूँ. सो आपका 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन इज गिविंग यू अमोनिया. सो आप स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेस रिएजेंट से. आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो आप अपने लेफ्ट राइट में रख दीजिए और आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए. ठीक है, लेफ्ट में आप किसे रखेंगे? जो भी एक्सेस रिएजेंट है उससे स्टार्ट करेंगे अपना स्टेटमेंट. तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लेंगे फर्स्ट सेंटेंस में. सो फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखें ध्यान से, सो 1 और 3 ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. फिर 1.10 टू द पावर 3 वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपने कैलकुलेट करे थे या क्वेश्चन में दे रखे थे. ठीक है, so 1.7 times 10 to the power 3 moles of nitrogen react with 3 by 1 times 1.7 times 10 to the power 3 moles of hydrogen. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आया रिक्वायर्ड 5.1 times 10 to the power 3 moles of hydrogen. बट क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में 5 times 10 to the power 3 ही गिवन है. दिस मीन्स कि जितना आपको इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है उससे कंपैरेटिवली कम कंटेंट आपके पास अवेलेबल है. सो दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, आपने ये लिख दिया. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रोडक्ट कितना बना है. आपने लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ फाइंडिंग दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. अब प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ है? सो यू हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया. सो ये चीज हमें पता चल गई है कि ये तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और इसका हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो आप इन दोनों को ही यूज करेंगे और आप सेम तरीके से अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे. सो अब आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 मोल्स. अब सबसे पहली स्टेटमेंट में हम कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे 3 और 2 को. सो हम कोएफिशिएंट्स यूज कर रहे हैं. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. फिर आप लिखेंगे 5 times 10 to the power 3 moles of hydrogen react with 2 by 3 times 5 times 10 to the power 3 moles of ammonia. Not react, actually it should be produce. 3 moles of hydrogen produce. So this should be produce. Okay, so 5 times 10 to the power 3 moles of hydrogen produce 2 by 3 times 5 times 10 to the power 3 moles of ammonia. ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? अब इसे सॉल्व करें आगे. अब इसे अगर हम सॉल्व करें, so this will be 3.3 times 10 to the power 3 moles. ठीक है, आपने अमोनिया आइडेंटिफाई कर लिया है मोल्स में. बट अगर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि मोल्स में नहीं चाहिए, ग्राम्स या केजीज में चाहिए, तो आपको इन मोल्स को ग्राम्स या केजी में, केजी या ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो वो पूछ रहे थे कि कितना अमोनिया बनेगा. इतना अमोनिया बनेगा बट मोल्स में इतना बनेगा. सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू केजी और ग्राम्स. और मोल्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं? सो लेट्स डू दैट. सो इफ यू हैव, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मोल्स टू वेट इन ग्राम्स. तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? NH3. सो मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने थे? नंबर ऑफ मोल्स है 3.3 टाइम्स 10 टू द पावर 3. 3.3 टाइम्स 10 टू द पावर 3 इक्वल्स वेट इन ग्राम्स. सो वेट इन ग्राम्स हमें निकालना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? अमोनिया का. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 17.
So 3.3 times 10 to the power 3 times 17 equals weight in grams. You can also convert that into kg. अगर kg में करना है आप divide by 1000 कर दीजिए and that will give you the answer in kg. So for this particular case 3.3 times 17, this will give you 56.1 times 10 to the power 3 grams. अब ये क्या है, ये ग्राम्स में आ गया, वेट इन ग्राम्स. और ये किस चीज का है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड और अमोनिया फॉर्म्ड. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये बात. इसी चीज को अगर आपको केजी में करना हो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 56.1 केजी. अगर ग्राम्स में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स क्विकली टेक अ वेरी क्विक ब्रीफ फ्रॉम द क्वेश्चन. जब हमारे पास क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को हमने बैलेंस किया. अगर हमें मोल्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के अलावा कुछ दिया है, मतलब केजी या ग्राम्स में दिया है, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए. जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमने ट्रिक अप्लाई करके लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया. जब आइडेंटिफाई हो गया, हमने एग्जाम में फॉर फॉर्मेलिटी आपने आंसर एग्जाम के हिसाब से लिखा. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये आपने कॉन्सेप्ट लिखा. रिक्वायर्ड और गिवन को कंपेयर करके एग्जामिनर को बताया कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. जब ये हो गया, उसके बाद अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है. सो लिमिटिंग रिएजेंट को ही अपना बेसलाइन मान के आप वहां से फाइंड आउट करेंगे. सो क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप कहेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, एंड सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स अपने प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई कर लेंगे. पर क्वेश्चन में अगर बाय चांस उन्होंने पूछा कि कितना वेट है प्रोडक्ट का इन ग्राम्स या केजी, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है आप उसे केजी में या ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. आप वो फॉर्मूला यूज करके अपना जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है उसे आप केजी या ग्राम्स में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई नो दिस वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ द क्वेश्चन वर्क्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वन हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में समझाना जरूरी था, दैट्स व्हाई इट टुक सो मच टाइम. सो लेट्स क्विकली डू दिस वन. कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया है. द फर्स्ट क्वेश्चन आई टुक वाज फॉर द वेट, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड द सेकंड वन आई एम टेकिंग इज फॉर एमवी. ओके, सो बोथ द क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो लेट्स क्विकली डू दिस. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. 500 ml of 0.2 molar NaCl is added to 100 ml of 0.5 molar AgNO3 solution, resulting in the formation of a white PPT of insoluble AgCl. How many moles and how many grams of AgCl are formed, which is limiting reagent? Okay, so 2 parts of the question. Now let's get started with the question. First thing is equation. So NaCl, okay, let's quickly write that. So you have NaCl plus AgNO3, that gives me AgCl plus NaNO3. Now question mein what are they asking? They are asking this. The first thing you should do is check whether the equation is balanced or not. So if I quickly take a look at it, it is balanced. What are the coefficients? Everything is 1. Correct? Now question has given me volume and molarity, so we'll write that. So for the first one, let's write volume, and then second one we'll write molar. So the first one would be 500 ml. AgNO3 कितना दिया है 100 ml. Molarity कितनी दी है 0.2, and for this it is 0.5. ठीक है, this is the information that you have. अब क्या करेंगे, सबसे पहले number of moles निकालेंगे. So number of moles का फॉर्मूला क्या था हमारा, that was mv by 1000, because आपका ml में है, so you'll have to convert that into liters, so divide by 1000. So that will be 0.2 times 500 divided by 1000. Same thing over here, 0.5 times 100 divided by 1000. ठीक है, so let's quickly move further. So इसको अगर हम solve करें, so this will come out to be 0.1 mole.
ये किसके हैं? ये है NaCl के नंबर ऑफ मोल्स। इधर की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.05 मोल्स। और ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं? ये है आपके AgNO3 के मोल्स। समझ में आया? नाउ आपके पास मोल्स आ गए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्विकली लेट्स अप्लाई द ट्रिक। सो ट्रिक में क्या है? NaCl लिखा, AgNO3 लिखा, दोनों के कोएफिशिएंट्स लिख दिए 1 1। अब दोनों के मोल्स क्या है? इसका है 0.1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, इसका है 0.05 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। दोनों में से कम कौन सा हुआ? AgNO3 कम हुआ, तो आपका AgNO3 विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया? इसे बॉक्स में डाल दीजिए, दिस इज रफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इन विच वी वर टॉकिंग अबाउट NaCl प्लस AgNO3 गिविंग अस AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, हमने ट्रिक अप्लाई करके अपना लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया था, दैट वाज AgNO3। दिस वाज द रफ वर्क। नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दैट इज व्हाट आवर फोकस इज ऑन राइट नाउ। So let's move ahead. So I have a question with me in front of me. So that's the reason I won't be going up and down again and again. So let's quickly pick up the information. So it says 1 mole of NaCl reacts with 1 mole of AgNO3. 0.1 mole जो हमने ऊपर निकाला, that was this 0.1 mole. So 0.1 mole of NaCl reacts with 1/1 times 0.1. That is right. So this will give you what? 0.1 moles of AgNO3. What is this? This is your required amount students. इतना आपको required है। और हमारे पास है कितना? हमारे पास जो given है 0.05 moles of AgNO3. So इस बात से आइडेंटिफाई हो गया है क्लियरली। सो यू विल राइट therefore AgNO3 is the limiting reagent. ठीक है स्टूडेंट्स, I hope this much is clear. Now how will we solve it further? Because if you read the question, so in this question you also have to find and how many grams of AgCl are formed, which is the limiting reagent. So we already identified the limiting reagent. Now we need to find out how many grams of AgCl is formed. So let's work on that. So I'm gonna quickly write the equation again. So our equation was NaCl plus AgNO3 giving us NaNO3 plus AgCl. Balanced है already. This is what? This is our limiting reagent. I'm gonna mark that. This is our limiting reagent, and what do we need to identify? We need to identify this one. So let's solve it. So what you will do? You will write 1 mole. Why 1? क्योंकि इसके आगे balancing में आपका 1 है. 1 is what? 1 is your stoichiometric coefficient. So 1 mole of AgNO3 would react with NaCl to give 1 mole of AgCl. That's right. अब हमारे पास AgNO3 है कितनी क्वांटिटी में? Let's come back. We have 100 ml. और अगर हम क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, so we'll pick up 0.05 मोल्स. आप पहले आंसर मोल्स में निकाल लेंगे, उसमें से आप उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे. So उसमें से आप उसका वेट बाद में निकालेंगे. Initially we'll solve it with the help of moles. So let's do that. So 1 mole of AgNO3, फिर हमारे पास कितना है? 0.05 moles of AgNO3 would react with 1 times 0.05, which will give you 0.05 moles of AgCl. ठीक है, आपको मोल्स में पता चल गया AgCl कितना है, कितना बन रहा है प्रोडक्ट में. So once you have that, then you can find the weight of AgCl required. So how will we do that? So I'll write convert
the product formed from moles to grams or kg, anything. Okay, so the first thing would be moles of AgCl. अब moles का formula क्या था students? Please repeat after me. What was the formula for moles? That was weight in grams divided by the molecular weight. So we are gonna do that. So weight in grams divided by molecular weight. अब हमारे पास AgCl का molecular weight कितना होता है? So that you can write right here. So that would be 143.5. So let's calculate further. Moles आपको पता चल गया 0.05 equals weight in grams हमें पता नहीं है, divided by 143.5. So let's multiply that. 0.05 times 143.5 will be equal to weight in grams of what? Of AgCl. ठीक है students? Now let's quickly solve this further and final answer लिखते हैं. So this will be 7.175 grams. Okay students? Now let's move ahead on the next question. Now the next question says nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Again Haber's process students. The first part says calculate the mass of ammonia produced if 2 times 10 to the power 3 grams of nitrogen reacts with 1 times 10 to the power 3 grams of hydrogen. Students please number से नहीं डरना है. Focus on the concept first कि वो क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है. The calculation would automatically happen. Will any of the 2 reactants remain unreacted? That is your second part. If yes, which one? What would be its mass? Now before we go ahead with the question, the second part. In the second part, when they are asking which will any of 2 reactants remain unreacted, it is talking about the access reagent. It is not asking the limiting reagent. Okay students, so you have to focus on the second part where that it's the access reagent. You'll have to identify the access reagent, write that. In the next part, you have to find out how much of that is left out. And that too in grams or kgs. So you have to give the weight of that product. Okay students, if you want to try the question, please pause the video and go ahead and try the question. For the ones who still need help with me, please continue playing. So let's get started with the solution of this. So first thing I'll do is, of course, write the equation. Nitrogen plus hydrogen is giving me ammonia. Then the first part, let's write what is given to us. So the given part is I have nitrogen given to me, that is 2 times 10 to the power 3 grams. Then I have hydrogen 1 times 10 to the power 3 grams. And given moles, now we can convert it into moles, right? So given moles would be how much? So that would be 2 times 10 to the power 3. What is that? Weight in grams divided by the molecular weight. What is the molecular weight of nitrogen? That is 28. So this gives you the number of moles. So let's quickly get that. This gives you 0.07 times 10 to the power 3 moles. ठीक है students, easy, quick step हो रहा है. अब hydrogen grams में दे रखा है. We need to find the moles of it. So let's quickly do that. 1 times 10 to the power 3 by 2. That will be my number of moles. So this will be what? 0.5 times 10 to the power 3 moles of hydrogen. अब हमें moles पता चल गए. Let's quickly apply the trick on the side. So let's quickly do that. So अगर हम सबसे पहले के लिए calculate करें, so that will be 0.07 times 10 to the power 3 divided by 1. And the second one would be 0.5 times 10 to the power 3 divided by 3. Right? So आपको इसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? Right students? So what will happen in this case? Let's quickly solve it further. What is happening in this case? Which one is your limiting reagent? You know that already from the trick. Right? So let's solve it further. So 3 moles this is supposed to be 3 here. So 3 moles
of hydrogen reacts with 1 mole of nitrogen, students. So 1 mole of hydrogen reacts with 1/3 moles of nitrogen. इतना समझ में आया, right? अब for how much are we calculating? We are calculating for 0.5 times 10 to the power 3. So let's do that. 0.5 times 10 to the power 3 moles of hydrogen reacts with 1/3 times 0.5 times 10 to the power 3 of what? Of nitrogen. Right, students? So what will come out of it? It will be 0.16 times 10 to the power 3. And this is what? This is the required amount. What is required when you are doing the question, right? So what is happening? Nitrogen is the limiting reagent. How do we know that? We know that because the given number of moles we have is 0.07 times 10 to the power 3 moles. Therefore, we know that nitrogen is your limiting reagent. Okay, students, so the first part is done. I hope that much makes sense to you. Now, in the second part, you're supposed to tell them, will any of the two reactants be unreacted? So, before you tell them that yes, we have one excess reagent, you have to prove that it is an excess reagent. And how do we do that? In the same way, you tell them that this is the required amount, this is the given amount, so yes, we have access of it. Correct? Samajh mein aaya, students? So let's quickly do that. So let's put in the second part of it. So first I'll write the equation nitrogen plus 3 hydrogen giving me twice ammonia. Correct? Now you'll say 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles. Actually, I'm talking about the product that is formed. So that will give you 1 mole of nitrogen reacts to form 2 moles of ammonia. So 0.07 times 10 to the power 3 moles of nitrogen reacts to form 2 times 0.07 times 10 to the power 3. Okay. So what will happen now? 0.14 times 10 to the power 3 moles of what? Of ammonia is being formed. अब हमने ये निकाल लिया. This is not the second part, students. This is the continuation of first part. So in this we have calculated कि कितना product बन रहा है. But हमने किस form में निकाला है? हमने moles में निकाला है. अब हम क्या करेंगे? We'll convert this from moles. We'll convert this from moles to grams. Correct? Let's do that. So moles is equals to weight in grams divided by the molecular weight. So moles कितने हैं? 0.14 times 10 to the power 3. Weight in grams हमें पता नहीं है. Molecular weight हमें चाहिए अमोनिया का. So that will be how much? So that will be 17. So 0.14 times 10 to the power 3 times 17 will give you the weight in grams of ammonia. Make sense, students? So let's quickly do that. So this gives me 2.38 times 10 to the power 3 grams. ये आपने अमोनिया का निकाल लिया. Okay, this ends the first part. Now in the second part, we are talking about which one of them is in excess. So let's put in the second part and access. So सबसे पहले क्या इक्वेशन लिख लीजिए. ठीक है. Once you have the equation in place, now we use the same logic that we used to do. So you will say 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen. Correct? So what will happen next? 0.07 times 10 to the power 3 moles of nitrogen reacts with 3 times 0.07 times 10 to the power 3. So इतना ये कितना आ गया? This will be 0.21 times 10 to the power 3 moles of hydrogen.
Correct, students? So what will happen in this case is, this is your required amount. Correct? What is the given? Given हमने कितना कैलकुलेट किया था? So that was 0.5 times 10 to the power 3. So 0.5 times 10 to the power 3. So what is happening in this case? What are the left moles? How many moles are left? Moles left will be equal to 0.5 times 10 to the power 3 minus 0.21 times 10 to the power 3. So what will you get? You will get 0.5 minus 0.21 times 10 to the power 3. Right, students? So this becomes 0.29 times 10 to the power 3 moles. ठीक है, हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास हाइड्रोजन एक्सिस में था, हाइड्रोजन बचा है. Now you have calculated the amount which was in axis in moles. आपको ये भी ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, once we finish this, I'll give you a quick recap of the different steps we have followed. Okay, so do not worry about it. Let's solve it further. Now you are converting this into grams. Not actually, you're not converting that into grams, you are finding grams. So you are finding the weight. You're converting moles to weight. So what will happen here? This will be 0.29 times 10 to the power 3 equals weight divided by molecular weight of hydrogen, that would be 2. So you will be writing it as 0.5. So this will become 0.58 times 10 to the power 3 grams of what? Of hydrogen is left. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली टेक अ रीकैप ऑफ द क्वेश्चन. ये काफी लेंथी क्वेश्चन है. प्लीज बी पेशेंट एंड पे अटेंशन. आप क्वेश्चन जब तक आराम से तसल्ली से नहीं समझेंगे, एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे. रश में ना रह के प्लीज ध्यान से समझिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पे अटेंशन ऑन द कॉन्सेप्ट्स. सो वी हैड एन इक्वेशन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अस अमोनिया. Then after that we had calculate the mass of ammonia produced if this much grams of nitrogen reacts with this much grams of hydrogen. ठीक है, so हमने सबसे पहले क्या किया? हमने जो ग्राम्स में दे रखा था, हमने उससे मोल्स निकाले. राइट, हमने मोल्स क्यों निकाले? क्योंकि हम डायरेक्टली वेट से मेजर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लिमिटिंग रिएजेंट. दैट इज वाई हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले. मोल्स के कंपैरिजन में आने के बाद हमने ट्रिक फॉलो करके आइडेंटिफाई करा कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये ट्रिक हो गया. बट व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इन द एग्जाम्स. ठीक है, डू नॉट मिस आउट, आपके मार्क्स कट जाएंगे. प्लीज ध्यान से एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा. सो वंस दैट हैज हैपेंड, यू फिगर्ड आउट द LR, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. आपने आइडेंटिफाई करा. ठीक है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, आपने अपना प्रोडक्ट कैलकुलेट किया. अब since the question is going in moles, you calculate the product in moles. Correct? Once your product is identified in moles, you convert that into weight. आपका weight आ जाएगा grams में. Correct? इसके बाद second part of the question is asking which of the two reactants would be in axis that is not utilized and how much in quantity. ठीक है, जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट किया था, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉलो करके आप एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे. आपको आंसर मोल्स में मिलेगा. आप उस मोल्स को वेट में कन्वर्ट करेंगे. वंस यू डू दैट, यू गेट द आंसर इन ग्राम्स. आई होप दैट मेक्स सेंस स्टूडेंट्स, एंड यू कैन राइट द आंसर इन ग्राम्स और यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू केजीज, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर इट. ठीक है स्टूडेंट्स, अनलेस द क्वेश्चन डिमांड्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, let's quickly move ahead to the next question. Now in the next question it is pretty simple because now we are talking about atoms and molecules. So A plus B2 is giving you AB2. Balance करा हमने तो 1 1 1. Given है 300 atoms and 200 molecules. ठीक है students? Now what are we supposed to find out? अब हम यहाँ पे trick follow कर रहे हैं. ठीक है? So once we follow the trick, let me write that so that you know that this is a trick and not part of the actual solution. So when we are following trick, so that will go 300 over 1, right? And this will go 200 over 1. Correct students? So which one is your limiting reagent? This becomes your limiting reagent. ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता क्या था? एटम हो
या मॉलिक्यूल हो या वॉल्यूम हो डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी इफ यू डोंट रिमेंबर इट। नाउ एग्जाम में कैसे करेंगे, हमें आइडेंटिफाई हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बी है। एग्जाम में कैसे करेंगे, 1 atom of A reacts with 1 molecule of B2। ठीक है, नाउ कितने 300 एटम्स दे रखे हैं, 300 atoms of A react with 1 times 300 molecules of B2। ठीक है, so what will happen, B is the limiting reagent। Why? Because you will say the required amount is 300 molecules and the given amount is 200 molecules। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस जल्दी कर पा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस और हैं, so इन्हें और कंप्लीट करते हैं। So A plus B2 is giving you AB2। A के 5 मोल है, B के 2.5 मोल्स है। बाय द ट्रिक यू नो कि B2 ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, बट एग्जाम में हम कैसे करेंगे, so let's do that। So 1 mole of A reacts with 1 mole of B, 5 mole of A reacts with 1 times 5 mole of B2। ये हमारे रिक्वायर्ड है और हमारे गिवन कितने हैं 2.5। Therefore B is the limiting reagent। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज एग्जाम में ध्यान से लिखिएगा एंड प्लीज जो भी मैं सेशंस कर रही हूँ कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, आराम से क्वेश्चंस को समझिए। मैं बहुत ज्यादा स्पीड गेन नहीं करती हूँ वीडियोस में। आई गिव यू टाइम टू अंडरस्टैंड, डू द क्वेश्चंस विद मी एज वी गो अलोंग। ओके, कोई कंफ्यूजन है, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन एंड देन लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जब हम रिविजन करेंगे देन वील हैव अ फास्टर पेस। राइट नाउ यू डोंट नीड अ फास्टर पेस। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, समझने के लिए स्पीड कम भी रखनी पड़ती है। ठीक है, आराम से समझिए, वीडियोस लॉन्ग है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल, नथिंग विल बी मिस्ड आउट। आपका एंड टू एंड पूरा सिलेबस कवर करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन। सो A plus B2 is giving you AB2। अब इस केस में क्या है, A के 2.5 मोल्स है, B के 5 मोल्स है, तो अब इस केस में क्या होगा, A लिमिटिंग रिएजेंट है। व्हाट विल डू, या तो आप A को लेके स्टार्ट कर दें या तो B को लेके स्टार्ट करें, इट्स योर चॉइस। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो 1 मोल ऑफ B2 react with 1 mole of A। So 5 moles of B2 reacts with 5 moles of A। और हमारे पास है कितने, 5 मोल्स जो दे रखा है ये रिक्वायर्ड है, गिवन है 2.5। सो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, A। So students, this is it for today's session। I hope the entire session made sense to you and you were able to follow through। Please make sure that you are on point with your notes and able to follow through the questions that we are doing in the class, and of course practice at home। So please make sure that you subscribe to the channel and share it with your friends and help us move forward। Thank you so much and we will catch up in the next one।